नमस्कार, मैं हूं राखी सिंघल। स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में। 8 नवंबर 2016 की रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एकाएक 500 और 1000 रुपए के उच्च वर्ग के नोटों को बंद करने के बाद बैंकों के बाहर लोगों की लंबी लंबी कतारें अभी तक देखी जा रही हैं। सरकार का कहना है कि समाज में आर्थिक समानता और आर्थिक शोषण रोकने के लिए नकद रहित अर्थव्यवस्था के चलन को लाना समय की बाध्यता है। सरकार का यह भी कहना है कि देश में काले धन के चलन को रोकने और पुरानी मुद्रा के माध्यम से आतंकवाद और नक्सलवाद जैसी देशद्रोही गतिविधियों को रोकने में मदद मिलेगी। इस संदर्भ में आइए देखें नीलम बाटा रोड स्थित सिंडिकेट बैंक के उप महाप्रबंधक के अग्रवाल का क्या कहना है। दर्शक मित्रों, इस वक्त हम नीलम बाटा रोड स्थित सिंडिकेट बैंक की ब्रांच में डीजीएम साहब के साथ बैठे हैं, के अग्रवाल साहब जो उप महाप्रबंधक हैं। और 8 नवंबर की रात्रि 8 सवा 8 बजे के बाद जो प्रधानमंत्री की घोषणा हुई, जो उच्च वर्ग के जो नोट थे 500 और 1000 के, उनके बंदी के बाद जो सूरत देश में, पूरे देश में, फरीदाबाद समेत, हमारा ताल्लुक फरीदाबाद से है तो हम फरीदाबाद की ही बात करेंगे, लेकिन जो देश में सूरत उभर के आई बैंकों के बाहर विशेषकर, हम उस संदर्भ में जानकारी हासिल करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति क्यों हुई, कितनी देर तक और कितनी लंबी ये हालात बरकरार रहेंगे। दूसरा, ये जो बंदी शब्द है, चाहे वो नशाबंदी हो या नोटबंदी, नशाबंदी भी हुई थी तो ठेके पे जो लाइनें थी लोगों की कम हो गई थी, लेकिन नोटबंदी में कुछ सूरत बदली है, बैंकों के बाहर लाइनें लंबी हुई हैं। ये अंतर है। इसको एक नई टर्म अगर हम दे दें, नोटबंदी प्रीमियर लीग जो हम बाहर देख रहे हैं, एनपीएल, इस पे भी थोड़ा गौर करना चाहिए। कहते हैं कि ये एक पर्व है, ईमानदारी का पर्व मना रहे हैं लोग, हम भी साथ हैं, हम भी पर्व मनाना चाहते हैं। और पर्व जो शब्द है वो पर्व है महाभारत से लिया गया शब्द। महाभारत का हर जो अध्याय है वो पर्व ही गिना गया है। तो महाभारत में युद्ध के अलावा है क्या? तो ये कैसा युद्ध जो हमारे सामने आया है, सपनों के भारत का। मेरा आने वाला भारत जो सपनों का भारत है वो कैसा होगा, मैं वहीं से शुरुआत करता हूँ। लेकिन अग्रवाल साहब से मेरा पहला प्रश्न ये है कि जो करेंसी है, जो कैश है, वो पर्याप्त मात्रा में बैंकों में आ नहीं रहा। इनके बैंक की क्या स्थिति है ये बताएंगे, लेकिन एक सामान्य प्रश्न जो है वो बैंकों में करेंसी आ नहीं रही। लोग सरकार के साथ हैं, परेशान हैं, और इस बात पे वो सरकार के साथ भी हैं कि नहीं कोई बात नहीं, हम झेलेंगे। तो हम ये जो झेलेंगे शब्द है, इनसे जानकारी हासिल करेंगे और करेंसी की स्थिति जानना चाहते हैं, और फिर जानेंगे सपनों के भारत के बारे में भी। पहले मैं बताऊंगा बैंक में आने वाली जो करेंसी, इसकी स्थिति क्या कहनी। धन्यवाद आपका। आपने महाभारत से बात शुरू करी, उसमें गीता भी है जिसमें सिर्फ युद्ध ही नहीं है बल्कि कर्म के लिए है। और उसमें ये कहा गया है कि हम अपने कर्म के प्रति ही आशावान रहें, कर्म को ही करते रहें, कर्मठ ही रहें। और उसमें ये भी बताया गया है कौन से कर्म ऐसे हैं जो हमेशा हमें करने चाहिए, किन कर्मों से हमें दूर रहना चाहिए। तो वो कर्म प्रधान है और यही बताता है कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। आज हम एक मनुष्य के रूप में जन्म लिया है तो उसका यथार्थ क्या है। इतनी योनियों में अगर हमें जन्म मनुष्य का मिला है तो कुछ करने के लिए मिला है, इसलिए कर्म प्रधान है। करेंसी की बात आपने कही, बहुत स्थिति ठीक होती जा रही है। हमारे रीजन में फरीदाबाद क्षेत्र की बात करें तो लगभग 800 करोड़ रुपए मेरे क्षेत्र में, जो मेरे 7 जिले मेरे पास हैं, उनमें मेरे पास जमा हो चुके हैं। आपके बैंक की बात हो रही है? मेरे बैंक की सिर्फ। और अगर सिर्फ फरीदाबाद जिले की ही बात करें तो सारे बैंकों के पास मिला के यहाँ भी लगभग 800 करोड़ रुपए आ चुके हैं। कुल बैंक कितने होंगे यहाँ हमारे फरीदाबाद एनआईटी की अगर बात करते हैं? एनआईटी में मेरे ख्याल से 100 से ऊपर बैंक होंगे यहाँ। 100 से ऊपर हैं। हाँ, विभिन्न बैंकों के यहाँ हैं, और प्राइवेट भी हैं और नेशनलाइज्ड सहकारी, सब मिला के पूरे जिले में मेरे हिसाब से 800 करोड़ से ज़्यादा जमा हो चुके हैं, जिनमें बैंक सब मिला के 150 करोड़ से ऊपर नकदी बांट भी चुके हैं। हमें भी 800 करोड़ से ज़्यादा जमा हुआ है, 150 करोड़ नकदी बांट भी चुके हैं। नकदी बांट, जो फर्क आ रहा है वो कितना?
नहीं, ये फ़र्क देखिए, जो लोगों ने नोट जमा कराए वो तो उनके पास बहुत से ऐसे थे जो चलन में नहीं थे, उन्होंने संभाल के रखे थे। और जैसे लेडीज़ के पास सेविंग्स हैं, इमरजेंसी के लिए सेविंग्स हैं, भगवान जी के लिए कुछ पैसे निकाल कर रखे हैं, विभिन्न मदमों में रखे हैं, तो वो काफ़ी पैसा ऐसा था। इसको हम काला धन की संज्ञा दे दें? नहीं, ये काला धन नहीं है, तो ये मना भी नहीं है ना जमा कराना। आप तो अकाउंट में जमा करा सकते हैं। क्या बात है, निकलवा नहीं सकते? आप बिल्कुल निकलवाएंगे, बिल्कुल निकलवाएंगे। इस समय ये बोला गया है कि आप सिर्फ पहले जरूरत के अनुसार निकलवाएं, क्योंकि एक कैपेसिटी है नोट छापने की, और जब तक हर एक के हाथ में नोट ना पहुंच जाएं तब तक थोड़ा सिर्फ जरूरत के लिए जो खर्च करना है वो निकलवाएं। तो मान्यवर, आपको ये लगता नहीं कि ये जो निर्णय है, ये कुछ जो आफ्टर मैथ्स हैं, जो जिनकी कैलकुलेशन, जिनको दिमाग में पहले रखना चाहिए था, उन ताकतवरों को या उस हुकूमत को जिसने ये घोषणा की कि भाई ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये एक आम आदमी को झेलनी पड़ सकती हैं, तो क्या इसका समाधान हो नहीं सकता था? मेरे विचार कुछ ये हैं कि हम भी जैसे रिजर्व बैंक से लगातार अपने कांटेक्ट में हैं, और आज अभी गाड़ी जा रही है, वो 8 करोड़ हमें और दे रहे हैं। कैशलेस इकोनॉमी की तरफ अगर हम कदम बढ़ाएं, जहां बहुत से देश कैशलेस हो चुके हैं, इतने कैश की आवश्यकता नहीं होती। हमारे यहाँ जो भी लोग कैश ले रहे हैं, अधिकतर लोग नए नोटों को अपने पास रख रहे हैं, चलन में नहीं ला रहे, जिससे दिक्कत ज़्यादा हुई। मैं आपको बताऊं, अभी परसों हमारी एक शाखा में एक कस्टमर ने 12 लाख रुपए 2000 के नए नोटों में हमारे पास जमा कराए, जो कि हमने तुरंत एटीएम में डाले और बहुत से लोगों ने उसे निकाला। तो लोगों से हमेशा यही अनुरोध है मेरा कि जो भी बैंक से आपको करेंसी मिल रही है, आप उसको खर्च करें, इस्तेमाल में लाएं, रोटेट करें, संभाल के ना रखें। कुछ ही दिनों में ये सब नोट बहुत बहुतायत में हर एक के पास होंगे। इन्हें ऐसा ना सोचें कि ये कोई ऐसी चीज़ हमें मिल गई, इसे हम संजो के रखें। मैं अग्रवाल साहब के इस कथन से मुझे कुछ याद आ गया। मैं इनसे अभी बात थोड़ी लंबी चलेगी कि जो देश लंबे समय तक गुलाम रहते हैं, उनकी मानसिकता को बदलने में बहुत वक्त लगता है, और हमारा देश बहुत लंबे समय तक गुलाम रहा है। और ये जो होर्ड करने की, स्टोर करने की, संचय करने की जो आदत है, इससे कब निजात मिलेगी? और ये जो स्थिति, जो अब चुनौती, मैं तो कहूँगा सरकार ने भी ली है, ये चुनौती सरकार ने भी ली है कि इस देश में जब परिवर्तन होता है, तो विशेषकर व्यवस्था परिवर्तन, जो कुल व्यवस्था में जो परिवर्तन हम देख रहे हैं सिस्टम में, तो इसमें बदलाव में कुछ दिक्कतें जो सामना हमें करनी ही होंगी, ये बात ठीक है। लेकिन बड़ा भयंकर शब्द हो गया है आज। जिसको पूछो वो लेकिन से ही करता है, और मैं लेकिन भी कर रहा हूँ। मैं लेकिन के बिना बात बनती नहीं है। जब भाषा की बात करते हैं तो व्याकरण में लेकिन बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये लेकिन बात यही है कि अगर हम बात करते हैं आप अर्थव्यवस्था की, तो किसी देश की अर्थनीति उसके राजनीति का आधार होती है। किसी देश की अर्थनीति उस देश की राजनीति का आधार होती है, और हमारे देश की अर्थव्यवस्था में परिवर्तन 90 के बाद आया था, और 95 में उसके लक्षण बहुत तेजी के साथ सामने आए। मैं अग्रवाल साहब से पूछना चाहूँगा कि क्या आज ये जो नोटबंदी या नई करेंसी को छपने का जो ऐलान है, ये क्या विशुद्ध भारतीय सोच है, या इसके पीछे भी, क्योंकि आज हमारा देश विशुद्ध लोकतांत्रिक देश नहीं है? मैं ये कहूँगा, जहाँ तक मुझे पता है, विशुद्ध सोच कहाँ की है तो पता नहीं, लेकिन और कई देशों में यही मैं जानना चाहता हूँ। और कई देशों में ऐसा स्टेप लिया जा चुका है। मैं स्वदेशी की बात कर रहा हूँ। मुझे जब और देशों में भी ऐसे कदम उठाए गए हैं, तो मैं ये नहीं कह सकता कि उनकी पुनरावृत्ति है या ये भी एक मौलिक विचार है। ये कदम और देशों में उठाए जा चुके हैं। रही परिवर्तन की बात, जब भी परिवर्तन होगा, चाहे छोटा सा है चाहे ज़्यादा होगा, लोगों को कैसे ये, चाहे एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में शिफ्ट कर दें, थोड़ी कठिनाई होती है, ये तो पक्का है। लेकिन बदलाव कई बार बहुत तेज़ी से भी होते हैं। जहां 1998 में सबके पास पेजर था, 99 में मोबाइल हो गया। जहां 95 में पहली बार एक छोटा सा लैपटॉप आया था कि हम डेस्कटॉप रखेंगे और सिर्फ एसबी अकाउंट्स को कंप्यूटराइज किया जाएगा शहरों के अंदर। सन 2000 में टोटल बैंक मैकेनाइज्ड हो गया, 2004-05 में सीबीएस हो गया, सब बैंक एक दूसरे से कनेक्टेड हो गए। टेक्नोलॉजी में परिवर्तन बहुत तेज़ी से आते हैं, और इस कदम के बाद मैं समझता हूँ, नोटबंदी के बाद कामगारों की तनख्वाहें, जैसे कैशलेस इकोनॉमी बढ़ेगी, लोगों के बैंक अकाउंट में अगर जाएंगे पैसे, तो यकीन जानिए जितने पैसे उन्हें आज वो मालिक दे रहे थे उसमें बढ़ोतरी हो जाएगी, मिनिमम वेजेस लागू होगा। ये क्या इशारा अग्रवाल साहब सामाजिक या आर्थिक समता की ओर है? मुझे लगता है ये आर्थिक समता की ओर है। समाज में आर्थिक समता की ओर ये जो इशारा है, इस पे
आगे क्या कहना चाहते हैं आप कि कैसे संभव है? क्योंकि फिर मैं उस मानसिकता को जोड़ना चाहूँगा कि जो देश गुलाम रहते हैं उनकी मानसिकता में परिवर्तन इतनी जल्दी नहीं आता। परिवर्तन कई बार बहुत जल्दी आ जाते हैं। देखिए, इसी के द्वारा जब मालिक लोग सब कामगारों को तनख्वाहें पूरी देंगे, उनके अकाउंट्स में देंगे, तो यकीन जानिए उनके पास भी अनअकाउंटेड मनी कम हो जाएगा, प्रॉफिट्स में उनके कमी आएगी, जबकि जो वर्कर्स हैं, नीचे लेवल के लोग हैं, उनकी आमदनी बढ़ेगी। यही तो आर्थिक समता की तरफ दिखाता है। और जी जी जी, जी। और अब एक आर्थिक समता, तो चलो आपने कही कि आर्थिक समता हर एक आदमी का एक ये ख्वाब रहा है कि वो पंजाबी की भी एक कहावत है, रब्बा सबनू इक्को जिहा कर। चलो अब होगा या नहीं होगा एक अलग बात है, लेकिन अब जो इतनी लंबी लंबी हम लाइनें देख रहे हैं और जो प्लाइट्स ऑफ द पीपल, हाउ लॉन्ग इट विल कंटिन्यू? देखिए, कोई भी कदम उठाइए, कोई भी बदलाव लीजिए, कोई भी क्रांतिकारी काम कीजिए, कहीं ना कहीं तो कुछ कठिनाई होती ही है। मुझे लगता है कि हमारे माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो 50 दिन का वक्त मांगा है लोगों से, उससे पहले पहले इस समस्या का निदान हो जाएगा। जिस तेजी के साथ नोट छापे जा रहे हैं और सर्कुलेशन में लाए जा रहे हैं, पहले से स्थिति बेहतर हो चुकी है। आज मैं नहीं समझता कि कोई घर ऐसा है जिसके पास नए नोटों में से एक भी नोट ना हो। मेरे पास नहीं है सर, मेरे पास नहीं है। आपके पास नहीं है, शायद आपने चाहा नहीं होगा, नहीं तो कमी नहीं है। बिल्कुल भी आपको एक नोट नहीं देते थे। नोटों की चाह किसको नहीं है? चलिए अकाउंट से निकाल सकते हैं। ओके सर, जिसने चाहा। मैं जितनों से मिल रहा हूँ, नए नोट सबके हाथ में हैं। आपने गीता की बात करी और गीता में सच्चाई पर ही ज्यादा कुछ जोर दिया गया है। सत्य 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 एक ऐसा शस्त्र है, अस्त्र है, जिससे काफी लोग डरते हैं, बहुत से लोग, पूरा मैं तो कहूँगा कि कुल व्यवस्था डरती है। ठीक है जी। आरबीआई की अगर हम बात करते हैं तो उनकी घोषणाएं क्या सत्य हैं कि हर एक चेस्ट में पैसा है? ये आप क्या कहना चाहेंगे? ये कुछ इतना कठिन क्वेश्चन है आपका, इसके लिए मैं कुछ कमेंट करने के लिए अधिकृत नहीं हूँ। मैं बस यही कह सकता हूँ कि वो यथासंभव प्रयास कर रहे हैं। और आज हमें पिछली बार उन्होंने 25 तारीख को कैश दिया था और आज भी हमें मैसेज मिला है 25 और आज 1 दिसंबर हो गया है। 1 दिसंबर से काउंटडाउन शो होता है मोदी जी की घोषणा का, यानी आने वाली 30 दिसंबर तक। नहीं, अब 25 के बाद 6 दिन तक आपके पास कैश नहीं आया? नहीं, हमारे पास 6 दिन में बीच में दिल्ली से हमारे अपने ऑफिस ने हमारी मदद करी। हालांकि उस क्वांटिटी में नहीं हो पाई, लेकिन उन्होंने मदद करी और हमने कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा दिया। लेकिन गांव में जहां की कुल खाते भी कम हैं, वहाँ लोग क्यों बार बार वो मांगना चाह रहे हैं और इतने कैश का क्या करेंगे, ये थोड़ा सा समझ से परे है। क्योंकि मोदी जी का गवर्नमेंट का जो कहना है वो यही है, कैशलेस सोसाइटी बनाइए। आप जिसको भी पैसा देना मोबाइल से ट्रांसफ़र कर दीजिए, अकाउंट से ट्रांसफ़र कर दीजिए, इंटरनेट से ट्रांसफ़र कर दीजिए, कार्ड से ट्रांसफ़र कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो उस तरह से कैशलेस हो जाएगी। तो गवर्नमेंट के पास भी आज आप देखिए, जहां 130 करोड़ की जनता है, कुल टैक्स पेयर 3.26 करोड़ ही हैं, और जहां 20 लाख से ऊपर इनकम डिक्लेयर करने वाले 4 लाख लोग ही सिर्फ हैं। तो इस स्थिति में भी तो सुधार होना ही चाहिए। देखिए, परिवर्तन कुदरत का नियम है। 130 करोड़ लोगों के भारत में भी परिवर्तन अपेक्षित है। कैशलेस सोसाइटी, आने वाला जो राष्ट्र समाज होगा वो कैशलेस होगा, यानी हमें पैसा जेब में रखकर ट्रांजैक्शंस नहीं करनी होंगी। हमारे मोबाइल फ़ोन हमारा एक पर्स का काम करेगा, बटुए का काम करेगा, हमारे क्रेडिट डेबिट कार्ड काम करेंगे। अच्छा परिवर्तन है, इसमें कोई शक नहीं। परिवर्तन बहुत अच्छा है, होगा। सपनों का भारत। अब इस सपनों के भारत के बारे में भी मैं अग्रवाल साहब से जानना चाहूँगा कि मोदी जी कह रहे हैं, एक तो हम ईमानदारी का पर्व मना रहे हैं, ये तो एक बात है, और दूसरा सपनों का भारत। अब सपनों के भारत के बारे में मैं थोड़ा सा और चाहूँगा कि अग्रवाल साहब क्योंकि इनका जो कार्य क्षेत्र है वो इकोनॉमिक्स से जुड़ा है, पूरी इस हमारी जो अर्थव्यवस्था है इससे जुड़ा हुआ है। तो मैं इन्हीं से चाहूँगा कि सपनों का भारत जो होगा वो कैसा होगा? मुझे इस पर महात्मा गांधी जी की कही हुई एक बात याद आती है कि जब इंसान का जन्म लिया है तो भगवान ने इंसान को पेट एक दिया है और हाथ 2 दिए हैं। तो मेरा मानना यही है कि अगर हम अपने पैसे को बर्बाद नहीं करते और हम अपनी निष्ठा से अपने कर्म करते हैं, दोनों हाथ से अपने जितना भी मानसिक ज्ञान है हमें उसको उपयोग करते हुए, तो हमें कभी भी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। हमें कभी भी फाइनेंस की तरफ से इकोनॉमिक कोई परेशानी नहीं आएगी। शायद इस सरकार का सपना भी ऐसा ही है कि हर एक के लिए बिजली हो, हर एक के लिए एक घर हो, हर एक के लिए हर एक आदमी शिक्षित हो और हर आदमी अपने लिए जीवन यापन के लिए सारी सुविधाएं उसको मिलें। तो उसके लिए संविधान की प्रस्तावना जी को सार्थक करने जा रहे हैं क्या?
मुझे लगता है कि शायद ये हाँ ही कहूँगा मैं इसके लिए, और प्रस्तावना में तो साफ ये कहा ही गया है, जरूर इस सार्थक होगी। और देखें तो एक और बात भी यहाँ कहना चाहता हूँ, इस नोट का कागज़ पाकिस्तान या किसी और देश को उपलब्ध नहीं होगा। तो ये एक बहुत बड़ी चोट उन लोगों पर होगी जो लोग आज फेक करेंसी छाप कर हमारे यहाँ यहाँ पर आपने एक थोड़ा सा विषय को थोड़ा विषांतर करने की कोशिश की। जो अगर पाकिस्तान और अगर मीन्स की बात करते हैं, सवाल जब दुख होता है तो नौजवानों का होता है। ये जो शहादत अब हमारे नौजवानों की हो रही है, दिल को कचोट रही है बहुत बुरी तरह से। 22-22, 23-23 साल के बहुत यंग लड़के आज, मैं तो कहूँगा कि एक ऐसी शहादत में जा रहे हैं। शहादत में कोई इसमें शक नहीं कि उनकी शहादत बहुत एक उच्च कोटि की शहादत गिनी जाएगी, लेकिन वो मुल्क जिससे हमारे लंबे समय से गुजरे 50-60 सालों में कभी भी संबंध इतने मधुर रहे नहीं। संभवतः होंगे या नहीं होंगे इस बात में मैं अभी नहीं कह सकता, होंगे नहीं, अभी कोई आसार नज़र आ ही नहीं रहे। लेकिन ये जो आए दिन किसी तरह से घुट घुट के मरना है, इसके बारे में क्या कहना है। ये बहुत दर्दनाक एक स्थिति है। तो इसमें नोटों को हम नहीं जोड़ना चाहते, क्योंकि वो जो स्थिति है जो शहादत की वो कंटिन्यू है। ये बहुत दर्दनाक है जो भी शहादत है, इसमें कोई दो राय नहीं। और ये भी सच है, जैसे कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम पड़ोसी नहीं बदल सकते, तो नेचुरली हम यही चाहेंगे। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, वहाँ की आवाम भी यही शांति चाहती है। ये कुछ ही लोग हैं जो इस तरह से डिस्टर्बेंस करके अपना कोई मकसद सीधा करते हैं, लेकिन अंत में विजय शांति की ही होगी। चाहे थोड़ा लंबा खींचेगा, पहले भी खिंचता रहा है। मुझे लगता है जैसे ही हम और मजबूत होते जाएंगे, हर एक को कामगार होता जाएगा। आज पाकिस्तान की संसद में भी ये आवाज़ उठने लगी है कि आप उन लोगों को शह क्यों देते हैं, यहाँ की जनता पे ध्यान क्यों नहीं देते। मेरे पास बहुत से इसके वीडियोज़ हैं। तो ज़रूर बदलाव कभी हमें खुद महसूस करके होता है, कभी दूसरे को देख के भी आता है। मुझे लगता है कि हमारे को देख के वहाँ भी बदलाव ज़रूर होगा, वहाँ पे भी बदलाव होगा। चलो, अंततः मेरा अंतिम प्रश्न ये है कि अब जो मौजूदा स्थिति है और बैंकों की बाहर जो ये लाइनें हैं और जो लोगों को आज दिक्कत आ रही है कैश विड्रॉ करने में और इवन जमा करने में भी दिक्कत आ रही है, क्योंकि लाइनें लंबी है। ये कब तक इसको माने? 30 दिसंबर डेडलाइन है या इससे आगे भी? क्योंकि मैंने जितने आर्टिकल इससे आज जुड़े हुए पढ़े हैं इस निर्णय के बाद, वो किसी ने भी ये नहीं कहा कि ये इतना मतलब जल्दी समाप्त हो जाएगा। इट विल टेक टाइम। देखिए, जो कदम हम उठा रहे हैं, जो सरकार की तरफ से हमें कहा गया है, और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर होने के नाते हमारे पास आ रहे हैं, हर बैंक, हर शाखा, जिन लोगों के अकाउंट नहीं हैं, दोबारा वहां जाके उन कामगारों के और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं उनके अकाउंट खोले जा रहे हैं। कैशलेस व्यवस्था की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं। और पहले से अब लोगों ने, पहले जहां सिर्फ लोग नोट निकाल ही रहे थे, अब लोगों ने वापस जमा कराना भी शुरू कर दिया है। इस स्थिति में थोड़ा सा बदलाव हमने देखा है। मुझे लगता है कि एक हफ्ता और गुजर जाने के बाद ये लाइनें बहुत ही कम दिखेंगी। हमारे सारे एटीएम, लगभग 95% एटीएम मेरे रीजन के भी कैलिब्रेट हो चुके हैं। सिर्फ उनमें कैश डालना ही बाकी है, और शायद 2-4 दिन में हम ये भी कर देंगे। मुझे लगता है इस समस्या का काफ़ी हल आप खुद ही देखेंगे, और 7-8 दिन में साफ साफ फर्क दिखाई पड़ने लगेगा। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि विषय बहुत नाजुक भी है, महत्वपूर्ण भी है और ज़रूरी भी है, जिस पे चर्चा हुई। यानी पैसा ऑक्सीजन है, पैसा ऑक्सीजन है। सांस लिए बिना हम जी नहीं सकते और पैसे बिना एक कदम आगे नहीं बढ़ता। व्यवस्था परिवर्तन हो रहा है, जहाँ पे अर्थ जो हमारा जो आर्थिक जो हमारी जो व्यवस्था थी, जो सिस्टम है हमारा इकोनॉमी का, उसमें एक बदलाव आया है। कैशलेस सोसाइटी, ये दुनिया भर की जो लूट पसाट होती थी, राहगीरों को लूट लिया जाता था, इस अपराध में भी कहीं ना कहीं अंकुश लगने के मेरिट डिमेरिट्स की अगर बात करते हैं, हम गुणों अवगुणों की बात करते हैं, तो बहुत कुछ इसका मेरिट्स की तरफ इशारा है कि जो परिवर्तन होगा उसमें हमें बहुत चीज़ें सामने आएंगी जो हमारे राष्ट्र हित में होगी, समाज हित में होगी। और स्वाभाविक सी बात है, वो कामगार, वो मजदूर जो शोषण का शिकार रहा है इतने लंबे समय तक, उसकी एक्सप्लॉयटेशन यानी उसके शोषण पर अगर रोक लगती है तो ये बहुत महत्वपूर्ण एक निर्णय साबित होगा। एक बात मैं और आपके सामने ध्यान रखना चाहूँगा, अगर हम पिछले 2 सालों में देखें तो छोटे लोगों के लिए
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, अटल पेंशन योजना और उसके बाद PMJDY अकाउंट का खोलना और अब ये नोटबंदी, ये निचले तबके के गरीबों के भाग्य को बदलने में बहुत बड़ी ताकत साबित होंगी। मैं एक सीटिंग आपके साथ मेरी दूसरी भी होगी, क्योंकि ये गरीबों के लिए तो हर एक सरकार ने दुहाई दी है, मध्यम वर्ग ने उन क्या क्या बुरा किया सरकारों का, इस पे मैं आपसे चर्चा करूंगा। लेकिन मैं आप कुछ कहना चाहो 2 शब्दों में कह सकते हो, क्योंकि मध्यम वर्ग को कुचलने की कोशिश की जा रही है। और मैं एक सरकार की बात नहीं कर रहा, जो भी आया उसने टारगेट गरीबों को, पैसा किसका है जो गरीबों को दिया जाता है, किसके अनुदान को दिए जाते हैं और किसके लिए कोई लोन माफ कर दिए जाते हैं, अभी भी हुआ है। एक अच्छी अर्थव्यवस्था में जब प्राइस लाइन कंट्रोल रहती है तो उसका लाभ समाज के हर वर्ग को मिलता है, चाहे वो मध्यम वर्ग का हो, उच्च वर्ग का हो या गरीब वर्ग का हो। मुझे लगता है कि इस आर्थिक नीतियों के बाद जो मध्यम वर्ग का आदमी है, जो सैलरीड क्लास है, अभी तक सिर्फ वही टैक्स दे रहा था, जैसे मैंने आपको बताया 3.2 करोड़ ही सिर्फ लोग टैक्स पेयर हैं, ये संख्या भी बहुत बढ़ेगी और उसका लाभ मध्यम वर्ग को भी जरूर आएगा, कहीं ना कहीं छूट जरूर आएगी। चलिए, बहुत अच्छी बात है अग्रवाल साहब, हम भी एक अच्छे स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत और एक बेहतरीन भारत, क्योंकि इसी भूखंड पर, विश्व के इसी भूखंड पर कहते हैं भगवान अवतरित हुए थे, इसी भूखंड पर कहते हैं स्वर्ग बसा था और इसी भूखंड पर अब एक नव भारत की एक बुनियाद रखी जा रही है। लेट अस होप फॉर द बेस्ट। क्या होगा वक्त के साथ, हम और आप, कोशिशें जारी रहती हैं, प्रयास जारी रहते हैं और मेरी और अग्रवाल साहब से एक मुलाकात और भी होगी इसी मुद्दे पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। नोटबंदी पर हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए BVM न्यूज के साथ। नमस्कार।